हेलो स्टूडेंट, हम आज नया चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री का। और उसमें चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। हिस्ट्री में अब हम देहातों की, कबीलों की भी बात पढ़ने लगे हैं, जो पहले नहीं होता था। तो अंग्रेज़ों के टाइम किस तरह का शासन शुरू हुआ गांव में। देखो, किसी भी शासन को पढ़ने से पहले हम उसमें पास्ट में चलते हैं। पास्ट में कंट्री साइड कैसा था, देहात कैसे थे। कभी भी हमारे देश में देहातों में राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं रहा, मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा। जो ग्रामीण सोसाइटी थी, विलेज सोसाइटी थी, वो अपने रूल के हिसाब से चलती थी। उनका अपनी बाज़ार होते थे, अपने तरीके होते थे काम करने की। जैसे एक कुम्हार मान लो घड़े बनाता था, कुछ लोग कुम्हार घड़े बनाते थे, तो वो सारे गांव में सप्लाई करते थे। और गांव के लोग उसके बदले में, घड़े के बदले में क्या दे देते थे? अनाज दे देते थे। जिस पर अनाज नहीं होता था, मान लो वो किसी जो नायक है, नाई जो बाल काटता है, उसके घर से अनाज नहीं लेके आते थे, उससे सारी साल बाल कटवा लेते थे। इसी तरह से गांव में मान लो कोई लोहारी का काम करता था, तो किसान लोहार से अपने जो हल फाल वो बनवा लेता था और उसके बदले में उसे अनाज दे देता था। इस तरह से हमारे यहाँ गांव में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी और बड़ी ही हार्मोनी से गांव की हर जाति की, क्योंकि कीमत थी। गांव में कुम्हार ना होते तो गांव से दूर दूर से कुम्हार लाकर बसाए जाते। किस गांव में कुम्हार की ज़रूरत है, लोहार नहीं होते तो लोहार बसाए जाते थे। तो इस तरह से किसी भी गांव की नीड जो है वो लोकल लोग ही पूरी करते थे। और इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड शासन भी नहीं था फिर, मतलब भाई जटिल तरह के प्रशासन था और उसको चलाने के लिए सरकार को एम्प्लॉइज हायर करने पड़ते थे, अफसर लगाने पड़ते थे। नहीं, गांव का जीवन सादा सा था और वो अपनी सादगी में ही अपने शासन प्रशासन को चला लेते थे। गांव का कोई हेड मुखिया बन जाता था, कुछ लोग मोजिस जो है वो पंचायत के मेंबर हो जाते थे, वही फैसले करते थे, वही गांव में जुर्माना वगैरह, टैक्स वगैरह कलेक्शन का काम करते थे। इवन जो मुगल एम्पायर थे, मुगल शासक थे, उन्होंने भी ज़्यादा कोई इंटरफेयर नहीं किया गांव में। और गांव का प्रशासन पटवारी वगैरह के हाथों वैसे ही चलता रहा जैसे प्राचीन काल से चलता आ रहा था। लेकिन अंग्रेज़ जो है गांव में हस्तक्षेप करने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना था और उनकी नज़र पड़ी जुलाहों पर। और जुलाहे कपड़ा बनाते थे, तो उन्होंने जुलाहों से कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया सस्ते दामों पर। अब किसानों पर नज़र पड़ी तो किसानों पर टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए और किसानों की स्थिति खराब हो गई। इस तरह से उन्होंने गांव की जो लाइफ थी, प्राचीन काल से जो चल रही आ रही थी, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। और इसमें जो है लोग उसके खिलाफ हो गए और बहुत जगह जो है उसके विरुद्ध आंदोलन भी हुए, मूवमेंट चली, रिबेलियन हुए। इवन रिबेलियन मैंने विद्रोह हुए उनके खिलाफ, और कई जगह लोगों ने उन्हें मार गिराया। उसे फिरंगी बोलते थे अंग्रेज़ों को, जो देहात के लोग हैं वो फिरंगी बोलते थे। अब जो गांव के लोग जो कभी बाहर नहीं निकलना शुरू हुए थे, वो बाहर फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे, क्योंकि गांव की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। तो किस तरह से चीज़ें बदलती हैं वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, उसके नेतृत्व में मुगलों को टैक्स इकट्ठा करने की ताकत थी, पावर थी। बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, जो ये इलाका था ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें मुगल जो शासक थे, मुगल तो सारे भारत के शासक थे, तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने मुगलों से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली। दीवानी का मतलब होता है वे मामले जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, जैसे टैक्स इकट्ठा करना, पैसे वसूल करना। अगर आपको 100 मन गेहूँ हुई है तो टैक्स के रूप में 10 मन गेहूँ आप किसे दोगे? सरकार को दोगे।
ताकि सरकार जो है वो काम करती रहे। देखो ये हर देश में, हर समाज में होता है कि लोग टैक्स देते हैं ताकि सरकार जो साझे कार्य है वो कर सके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता। लेकिन जब टैक्स कलेक्शन का काम चूसने वाला हो जाए जोंक की तरह, देखो एक तो मधुमक्खी जो है वो शहद चूसती है बेटा, उससे फूल को भी कोई नुकसान नहीं होती और मधुमक्खी भी मधु इकट्ठा कर लेती है। लेकिन जोंक जो है वो खून चूसती है कि अपना फायदा हो जाए और दूसरा चाहे मर भी जाए, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। तो पहले जो हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग होते थे, क्योंकि वो हमारे राजा होते थे, उनकी अपनी प्रजा होती थी देश की, तो टैक्स कलेक्शन होता था तो ठीक ढंग से होता था कि लोगों का रोजगार चलता रहे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों के हाथ में आया टैक्स कलेक्शन का, अंग्रेज इकट्ठा करने लगे टैक्स को, तो अंग्रेज़ों ने लोगों का खूब शोषण किया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया। एक बार तो ये कहा जाता है कि अकाल पड़ गया बहुत भयानक और उससे कुछ भी पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन जो अंग्रेज अफसर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करने के लिए ऑर्डर दे रहे थे। जो स्थानीय अधिकारी थे वहाँ, उस अधिकारी ने लिख के भेजा जी यहाँ कुछ नहीं होता, घास होती है। तो ऊपर से ऑर्डर आए कि घास बड़ी महंगी चीज़ है, आप उसको बेचें और पैसे दें। मतलब घास कहाँ की महंगी होती है। तो इस तरह से उनका काम सिर्फ पैसे कमाना था। तो 1765 में ये हम पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली अंग्रेज़ों को, जिसके तहत जो अंग्रेज़ थे वो मालिक बन गए बंगाल के। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर, सम्राट जो है, सम्राट कौन था उस टाइम, 1857 की क्रांति के समय जो था बहादुर शाह जफर, और उससे पहले मोहम्मद शाह फर्रुखियर ने उनको दी थी। तो बहुत सारे मुगल सम्राट आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल का दीवान बना दिया। बेटा अब बंगाल का दीवान का मतलब होता है वित्त मंत्री बना दिया, और वित्त मंत्री वो होता है जो पैसे के लेन देन को देखता है। The actual event most probably took place in the Robert Clive tent with a few Englishmen and Indians as witness। और ये सब हुआ, लोग थोड़े से लोग थे, रॉबर्ट क्लाइव का टेंट था, कुछ अंग्रेज थे, कुछ इंडियन गवाह थे, और क्या बन गया, दीवान बन गई कंपनी। और कंपनी को ये एक व्यक्ति नहीं था, कंपनी कई व्यक्तियों का समूह था जो लालच के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बट इन पेंटिंग जो पहले वाले पेज पे दिखाई गई है, इसमें ये दिखाया गया है कि बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, और खुद जो बादशाह थे उन्होंने इसको दीवानी सौंपी थी। ये रॉबर्ट क्लाइव है, ये मुगल बादशाह। लेकिन ये सच नहीं है, अपने आप को शानदार बनाने के लिए, अपने इवेंट्स को बड़ा बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने ये चित्र बनवाया था। बाकी एक टेंट में ये काम हो गया था, जिसमें कुछ अंग्रेज और कुछ ये थे, दूसरे लोग थे, इंडियंस। उसके बाद है द इवेंट इज शोन एज द मैजेस्टिक ओकेजन, और इस पेंटिंग में ये दिखाया गया कि ये तो बड़ा ग्रांड उत्सव था, कि जी बहुत बड़ा उत्सव था, और इस तरह से हमने जो बंगाल की दीवानी थी वो अपने हाथ में ली। ये सब ये पेंट किसने करवाई, रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के जीवन का बड़ा दिन था कि भारत के एक बड़े क्षेत्र का वो दीवान बन रहा था। तो उसने चित्रकार से कहा कि मेरी बड़ी सी अच्छी तस्वीर बनाएं। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन द ब्रिटिश इमेजिनेशन एज दीवान का मतलब समझ गए ना, वित्त मंत्री, जो फिनेंशियल मिनिस्टर, जो पैसे के लेन देन को रखता है। The company became the chief financial administration of the territory under its control। अब सारे मामले जहाँ जो राजा खुद मुगल सम्राट या उसके ऑफिसर देखते थे, सारे मामले उस राज्य के, पैसा कहाँ से आना, कहाँ लगाना है, जो बंगाल की टेरिटरी थी उस पे, अब सारे मामले किसके हाथ में आ गए, कंपनी के हाथ में आ गए।
Now it had to think of administering the land and organization its revenue resources. और उसका काम क्या था कि सिर्फ राजस्व प्राप्त करना। देखो, सरकार अगर राजस्व लेती है, राजस्व मैंने टैक्स लेती है अगर किसी से, मान लो टैक्स का मतलब समझ जाओ बेटा, मान लो आपकी सैलरी एक महीने की 10,000 है, ठीक है, तो आपको कुछ 100 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में देने होंगे, ताकि सरकार आपके लिए रोड बनाए, बिजली प्रोवाइड करे, सैलरीज दे, प्रोग्राम चलाए। होते हैं ना, हजारों काम, लाखों काम होते हैं जो सरकार को करने होते हैं। अब जो अंग्रेज हैं उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम का कंट्रोल तो ले लिया, रेवेन्यू के सारे राजस्व स्रोत, राजस्व के स्रोत का मतलब होता है टैक्स कहाँ कहाँ से आ सकता है। जैसे अगर आप अभी हमारे देश में जीएसटी लगा हुआ, अगर आप किसी होटल में जाओगे ना, आप बिल मांगोगे तो आपको लिखा जाएगा कॉफ़ी, अगर आपने कॉफ़ी पी है तो आपको लगेंगे 30 रुपये, और नीचे लिखा पड़ेगा जीएसटी, और जीएसटी लगेंगे आपको 3 रुपये, तो आपकी कॉफ़ी टोटल पड़ेगी 33 रुपये की। ये टैक्स होता है। अब तो रिसोर्सेज सारे हैं, चाय की कॉफ़ी का कप भी जीएसटी में आता है। तो कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से, वो उसका सारा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में गया। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. अब उन्होंने उस रेवेन्यू का प्रयोग वैसे तो किसके लिए करना चाहिए था, पब्लिक के लिए करना चाहिए था, जो वहाँ की जनता, क्योंकि जनता टैक्स पे कर रही है तो वो खर्च भी तो जनता पे होना चाहिए। मान लो मोदी सरकार हमसे टैक्स ले रही है तो हमारी सुरक्षा करना, हमारे लिए हथियार खरीदना, हमारे लिए बस चलाना, ट्रेन चलाना, तो ये काम सारे सरकार, रोड बनाना पब्लिक के लिए तो हो रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने अपना जो टैक्स था वो किसके लिए खर्च करना था, जो कंपनी थी, कंपनी के लिए खर्च करने थे कि कंपनी की ट्रेडिंग बढ़ जाए, कंपनी का व्यापार बढ़ जाए। एंड हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल इट व्हाट इट वांटेड। और उसके लिए उन्होंने ये इंश्योर किया कि भाई इससे जो रेंट आ रहा है उससे पब्लिक खर्च नहीं करना हमने, मतलब पब्लिक के लिए नहीं इसका प्रयोग करना, इसका प्रयोग करना है हमने कंपनी के व्यापार को बढ़ाने के लिए, और कंपनी ताकि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे माल की ज़रूरत है, मान लो कपास है, कपड़ा बनाने के लिए वो खरीदनी है, उस पर पैसा खर्च कर दिया जाए। कोयले के लिए हमने रेलवे लाइन बिछानी है, उसके लिए पैसा खर्च किया जाए। इस तरह से सारा पैसा जो भारत की पब्लिक पर लगना चाहिए वो किस पर लगा, अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लगाया। ओवर द ईयर ऑफ द कंपनी, सालों में कंपनी आल्सो लर्नड दैट इट हैड टू मूव विद सम क्यूशंस। बीइंग एन एलियन पावर, ये विदेशी शक्ति थी, एलियन मैंने विदेशी पावर थी। इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। अब उनका मुकाबला किससे था, अब उनका मुकाबला था उनसे जो सदियों से ग्रामीण जीवन पर राज कर रहे थे। पटवारी थे, तहसीलदार थे, नंबरदार थे, कोई भी, या राजा के कर्मचारी थे, उनको ओवर रूल्ड करना था। ओवर रूल्ड का मतलब होता है कि उनका स्थान लेना था उसी तरह बनके, कि ग्रामीण लोगों को ये भी ना लगे कि हम बाहर से आए हुए हैं, उन्हें ऐसा ही लगे कि वो भी ऐसे ही हैं। अब उन्होंने जो ग्रामीण जीवन में बड़े बड़े लोग थे और ठाठ से रहते थे, उन्होंने भी अथॉरिटी और प्रेस्टीज, मतलब सत्ता और ठाठ बाट से रहना शुरू कर दिया। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. जो अब उन्होंने क्या किया, उनको पता था भाई इन लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। मान लो पटवारी था, पटवारी जो है वो सारे रिकॉर्ड रखता था गांव के, अब पटवारी को उसने हटाया नहीं, वो पटवारी के स्वामी बन गए, पटवारी उनका नौकर बन गया, मतलब उसको हायर कर लिया और कंट्रोल कर लिया। हाउ वाज दिस इज टू बी डन, ये कैसे हुआ, इन दिस चैप्टर वी विल सीन हाउ द कंपनी कम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये सब उसने कैसे किया और कैसे
जो है कॉलोनी जो रूल है वो गांव तक पहुंचा, और गांव के लोगों ने उनके साथ क्या किया और गांव के लोगों के साथ उसने क्या किया। अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए राजस्व है, मतलब कंपनी ने अपना राजस्व है। मैं बार बार बच्चों आपको बता रही हूँ कि राजस्व क्या होता है, टैक्स होता है जो ज़्यादातर खेती पर लगता है, खेती की प्रोडक्शन। अब ये हम ये देखते हैं कि मान लो एक खेत में 10 मन गेहूं होता है, एक में 40 होता है, तो किस पे ज़्यादा लगना चाहिए टैक्स? 40 पे। 40 मन जहाँ गेहूं होता था वहाँ टैक्स के रूप में ज़्यादा लिया जाता था, 10 मन लिया जाता था अगर 1/4 लेनी होती, और जहाँ कम होता था वहाँ थोड़ा। इसलिए गांव का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों ने भिन्न भिन्न तरीके अपनाए और उन तरीकों के नाम लिखे। जैसे एक तरीका था रैयतवाड़ी, एक तरीका था मुनरो सिस्टम। मुनरो नाम के एक व्यक्ति ने इसको बताया था सरकार को कि इस तरह आप टैक्स ले सकते हो। एक था स्थाई बंदोबस्त, एक जो तरीका था स्थाई बंदोबस्त जो बंगाल में लागू किया इन्होंने। मतलब स्थाई बंदोबस्त का मतलब है कि 30 या 20 साल तक के लिए इन्होंने स्थाई कर दिया बंदोबस्त कि इतने ही आपने देने हैं। अब उनसे वो घाटा भी होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे मतलब कंपनी ने वहाँ सुधार किए, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ी, लेकिन कंपनी जो है वो उतना ही ले सकती थी जितना स्थाई बंदोबस्त में उनको लेना था। तो इस वजह से उन्होंने वो बंदोबस्त भी तोड़ दिया था। अब हम डिटेल से इस बारे में पढ़ेंगे। रेवेन्यू का सिस्टम का समझ में आ गया आपको कि खेती से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो है। अब तो खेती पे टैक्स नहीं लगता बच्चों, अच्छी बात है, क्योंकि मतलब ज़्यादा कुछ बचता नहीं है किसान पे। लेकिन उस टाइम मेन रेवेन्यू का जो सोर्स है वो खेती ही होती थी, और लोग इस वजह से जो उनके ज़मीनें हैं वो लैंडलॉर्ड के पास चली जाती थी। मान लो किसान के पास ज़मीन आ भी गई, उसके पास इतना भारी टैक्स लगा दिया कि उसकी ज़मीन कुड़क हो जाती। वो जमींदार से पैसे लेता, जमींदार के पैसे वापस नहीं कर पाता तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती। आज़ादी तक छोटे छोटे जमींदारों के पास हमारे यहाँ ज़मीन नहीं थी, लैंडलॉर्ड के पास थी। तो बाद में भूमि सुधार हुए हैं और तब ज़मीन आई है बाटे। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी दीवान बन गई, बट इट स्टिल सा इटसेल्फ प्राइमरली एज द ट्रेडर। लेकिन अब भी वो व्यापारी ही थे। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू। अब वो शासक नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि शासक बनने के का मतलब हो बहुत सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेना। अब तो उन्होंने तो पैसे के लिए सिर्फ अपना टैक्स कलेक्शन का सिस्टम ले लिया। इट वांटेड टू ए लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एन रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। जो रेवेन्यूज था वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कलेक्ट करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रहा, लेकिन कोई परमानेंट सिस्टम वो बनाना नहीं चाहते थे कि परमानेंट सिस्टम जब कोई बनाता है तो उसमें बंध जाता है। दिस एफर्ट वाज मेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ्स एड चीपली एज पॉसिबल। इससे क्या होता था, अगर वो परमानेंट नहीं करते थे सिस्टम को, एक तो वो जितना चाहे बड़ा घटा सकते थे रेवेन्यू को। दूसरी बात, वो जो किसान थे उनसे बड़ी ही सस्ती कीमतों पर कॉटन और सिल्क खरीद सकते थे। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बोट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। और जो 5 साल में ही जो कंपनी खरीदती थी सामान, वो उसकी कीमत 5 साल में दुगनी हो गई। Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. 1865 तक 1865 तक कंपनी जो है वो भारत से सामान खरीदती थी, जैसे सिल्क है, कॉटन है, कपड़ा है, मतलब जो कपास है वो। उसके बदले में उसे गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था, और गोल्ड और सिल्वर वो अपने देश से लेकर आते थे। तो ब्रिटेन का जो गोल्ड और सिल्वर है वो भारत के लोगों के हाथों में जा रहा था। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं थी, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम मिल गया बंगाल से खूब सारा,
अरे भाई, सारा टैक्स का सिस्टम उनके हाथों में आ गया तो पैसे की क्या कमी थी। अब अब वो गोल्ड और सोना नहीं लेकर आते थे, जो बंगाल से रेवेन्यू आता उसी से वो अपनी जो चीजें हैं वो खरीद लेते थे। Soon it was clear, जल्दी ही ये साबित हो गया that the बंगाल इकोनॉमी was facing a deep crisis, क्योंकि अंग्रेज तो लूट ही लूट रहे थे ना। इकोनॉमी तो एक वो होता, फ्लो होता है, एक सर्कल होता है, चक्कर होता है। मान लो आप यहाँ पैसा लगाते हैं तो वो यहाँ क्रिएट होता है, यहाँ लगाते हो तो ये इस तरह से पैसा घूमता है। लेकिन अगर ये चैन टूट जाए और ये पैसा कोई और ले जाए तो क्या ये इकोनॉमी सरवाइव कर पाएगी? अर्थव्यवस्था जिसे बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसे से संबंधित हमारा। मान लो भारत की सरकार खर्चे ही खर्चे करे जाए और पैसे आए ही नहीं कहीं से, तो भारत की सरकार का दिवालिया निकल जाएगा। उसके बाद आर्टिशियन वर डेजर्टिंग विलेज सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी। और जो मैंने बताया था कि जुलाहे थे, गांव में चीज़ें बनाते थे, उनको फोर्स किया जाता था कि आप किसी को नहीं बेचोगे, आप कंपनी को बेचो लो रेट पे, जितना मर्जी रेट लगाते थे वो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे। पीजेंट वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। जो किसान थे वो इस तरह से किसानों की जो फसल थी उसका भी वो सही ढंग से पैसे नहीं देते थे, तो किसान जितना भी उनको टैक्स भरना था उसको वो भरने में नाकामयाब रहे। और इस तरह से आर्टिसनियल प्रोडक्शन वर इन द डिक्लाइन, और जिस शिल्पकार जो है उनका जो प्रोडक्शन था, उत्पादन, वो नीचे गिर गया, क्योंकि उन्हें काम के बदले में कुछ मिलता ही नहीं था। मान लो एक जुलाहे ने कपड़ा तैयार किया 100 मीटर और उसको है कि ये बिक जाएगा अच्छे रेट पे, तो मैं अगला कॉटन लेके आऊँगा और उससे मैं 200 मीटर बना दूंगा। लेकिन उस 100 का ही उससे अगर घाटा आ रहा है तो वो अगला माल कैसे पैदा करेगा। इस तरह से जो गाँव की इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो गई। जहाँ गांव हमारे आत्मनिर्भर थे, अब गांव की जो इकोनॉमी है वो एक क्लैश कर गई, मतलब लोग गरीब हो गए, प्रोडक्शन कुछ रहा नहीं, पूंजी नहीं रही, और इस वजह से एग्रीकल्चर एक घाटे का सौदा बन गई। देन 1770 ए टेरिबल फैमिन। उसके साथ साथ जो भारत की उस टाइम एग्रीकल्चर थी वो डिपेंड थी बारिश पे। बारिश नहीं होती थी तो क्या होता, अकाल पड़ जाता था। भारत में अकेले बंगाल में 10 लाख 10 लाख है। 10 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। 1 करोड़ 10 मिलियन लोग मारे गए। 2 करोड़ 10 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 20 लाख लोग होते हैं। 10 मिलियन का मतलब 2 करोड़। अकेले बंगाल में 2 करोड़ लोग मारे गए थे। उस टाइम हमारी भारत की जनसंख्या 6-7 करोड़ हो गई, मतलब एक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मारा गया। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा पॉपुलेशन का उसकी डेथ हो गई। मतलब हमारे पास इतना नहीं था कोई भी अरेंजमेंट कि हम फैमिन के टाइम लोगों को बचा सके भूखमरी वगैरह से। अब ये दुकान है दिखाई गई है, वीकली मेले लगते थे ऐसे, और इन्हें हाट बोला जाता था मार्केट में। और जो आर्टिशियन और पीजेंट अपना सामान बेचते थे, जैसे पशुओं के मेले लगते हैं या कुछ और। नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब जब गांव की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होगी, मान लो किसान के पास ही कुछ नहीं है देने के लिए, तो वो टैक्स कैसे भरेगा। अब अंग्रेजों को समझ में आ गई कि चूसने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। और अब उन्होंने कुछ सुधार करने शुरू किए कि पैसे तो तभी आएंगे ना जब गांव वालों के पास पैसे रहेंगे। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में सबसे पहले, मैंने बताया था, स्थायी बंदोबस्त, जिसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कि जी हम तो परमानेंटली आपसे इतना टैक्स लेंगे, घटाएं बढ़ाएंगे नहीं। इफ द इकोनॉमी वाज इन रूइन, अगर आपकी अर्थव्यवस्था ही रूइन मतलब
बर्बाद हो चुकी है। कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, क्या कंपनी ये उम्मीद कर सकती है कि कहीं से पैसा आएगा? मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन द लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। अब जो मोस्ट ऑफ द कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनको लगा कि हमें लैंड पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, उसे सुधारना पड़ेगा, और तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम एग्रीकल्चर को सुधार सकते हैं, और एग्रीकल्चर सुधरेगी तो हमारे पास टैक्स भी ज़्यादा आएगा। हाउ वाज टू बी डन, ये कैसे किया जाए? आफ्टर 2 डेकेड्स, 2 सब डेकेड्स के बाद, डेकेड्स मीन्स होती हैं 2 शतक के बाद, 20 साल के बाद, डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। तो 1793 में ये डेट्स और ये याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट की गई, और हिंदी में इसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त किया गया। अब स्थायी बंदोबस्त क्या था ये देख लो। बाय द टर्म ऑफ दिस सेटलमेंट, इस की शर्तों के अनुसार, द राजा एंड द तालुकादार, राजा मतलब जो जमीन के मालिक थे, तालुकादार भी वही होते थे, कहीं तालुकादार बोलते थे, कहीं जमींदार बोलते थे, कहाँ राजा बोलते थे, वर रीऑर्गेनाइज्ड एज जिम्मेदार, जिसे जमींदार कहा जाता था वो माने गए, राजा और तालुकादार को जमींदार मान लिया गया, मतलब जमीन उनकी मान ली गई। देवराष्ट्र, उनसे कहा गया कि आप अपनी जमीन को रेंट पे दीजिए। किसे दीजिए? रेंट मीन्स किराए पे दीजिए। जैसे आजकल भी किसी की लैंड अगर ज़्यादा है, वो खेती नहीं करना चाहता, तो दूसरे को वो 60-70 हज़ार रुपये किला एकड़ रेंट पे दे देता है 1 साल के लिए कि आप खेती कीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि जो जमींदार के जमीन को मालिक आप हो, और आप ऐसा करो, आप जमीन से रेंट इकट्ठा कीजिए, आप अपनी ज़मीन को रेंट पर दीजिए किसानों को जो खेती करना चाहते हैं। किसान आपको टैक्स देंगे, रेवेन्यू देंगे, आप कंपनी को दे दीजिए। मतलब ऊपर कंपनी, उसके नीचे जमींदार, उसके नीचे पीजेंट। समझ में आ गया? उसके नीचे आगे पीजेंट। अब बेचारे पीजेंट का दोहरा शोषण। अंग्रेज, मतलब मान लो अंग्रेज कमाना चाहते हैं 100 रुपये, और वो पीजेंट से सीधे मांगेंगे, ठीक है, तो 100 रुपये जाएंगे, लेकिन बीच में जमींदार आ गया, इसको 100 चाहिए तो जमींदार भी तो खाएगा, 120 लेगा पीजेंट से, 20 अपने पास रखेगा, तभी तो 100 रुपये किस कंपनी को देगा। मतलब जितने भी स्तर होंगे शोषण उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर दी जमींदारों के साथ कि आप क्या कीजिए, पीजेंट को अपनी लैंड दीजिए और उससे टैक्स लीजिए, और हमें आप परमानेंटली साल भर में इतना टैक्स दे दीजिए। जैसे ठेके होते हैं ना, ठेके उठते हैं ऐसे। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, और जो अमाउंट था वो फिक्स किया गया कि परमानेंटली हमें इतना आप टैक्स पे कीजिए। That is it was not to be increased over in future, और ये फ्यूचर में बढ़ेगा नहीं, हम ये इस रूल के अनुसार। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company coffers and at the same time encourage the जमींदार to invest in improving the land। और उन्हें लगा कि इस तरह से कंपनी के जो खजाना उसमें पैसे बढ़ेंगे, और जमींदार भी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन जमींदारों को क्या पड़ी थी सुधार करने की? उनको तो माल चाहिए था किसानों से, और इस तरह से खेती पर पैसे लगाने वाला कोई नहीं था। अगर टैक्स लेती है सरकार खेती से, तो उस पर सुधार की भी तो जिम्मेदारी होती है कि नालियां पक्की करवाती है, रजवाहे निकालती है, नहरें निकालती है, स्प्रे करवाती है, सब्सिडीज देती है, मार्केट इस्टेब्लिश करती है। लेकिन नहीं, ना जमींदार को पड़ी थी और ना ही कंपनी को। तो स्थिति खराब होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना नहीं। सिंस द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड
बेनिफिट फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और उन्होंने ये सोचा कि स्टेट जो जमींदार हैं वो प्रोडक्शन लैंड का बढ़ाने के लिए, अपना टैक्स बढ़ाने के लिए लैंड को सुधारेंगे, लैंड में रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सिस्टम भी फेल हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।